नमस्कार। हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार स्थित भारत माता मंदिर में चल रहे 3 दिवसीय भव्य समारोह का दूसरा दिन श्रद्धा और भक्ति के माहौल में मनाया गया। गुरुदेव स्वामी सत्यमित्र नंद गिरी महाराज की समाधि और मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में सीएम धामी, बाबा रामदेव समेत राष्ट्रीय हस्तियों ने शिरकत की है। मंदिर परिसर में पूरे दिन श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास का विशेष वातावरण देखने को मिला है। 3 दिवसीय आयोजन को देखते हुए हरिद्वार प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। सोशल मीडिया के माध्यम से रोज सुनते हैं, जैसा कि कुछ हमारे प्रभु प्रेमी संघ के अनुयायियों ने कहा, आदर के साथ में डॉक्टर कृष्ण। प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि पहाड़ों से पलायन उत्तराखंड गठन से पहले का एक गंभीर मुद्दा रहा है, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे प्राथमिकता के साथ लिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने पहाड़ों में स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के लिए होम स्टे योजना, साहसिक पर्यटन और स्वरोजगार को मजबूती से आगे बढ़ाया है, जिसके परिणाम स्वरूप आज का युवा नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बन रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर बहुत प्रमुख मुद्दा है और आज से नहीं, जब से उत्तराखंड का गठन हुआ उससे पहले से जो है पहाड़ से पलायन लगातार चल रहा है। लेकिन हमारी सरकार ने इसको गंभीरता से लिया और उत्तराखंड में पहाड़ में जो है युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो सके, इसको लेकर जो है होम स्टे योजना हमने बहुत शानदार तरीके से, कांग्रेस के शासनकाल में कितने लोगों को जो है इसका फायदा मिला और भाजपा के शासनकाल में 5,000 से ज्यादा जो है होम स्टे पंजीकृत किए गए और आज पहाड़ का युवा नौकरी देने वाला बन रहा है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम जो है युवाओं को रोजगार यहाँ पर पहाड़ में उपलब्ध कराएंगे, चाहे जो है साहसिक पर्यटन हो। आपने देखा था हमारे मुख्यमंत्री किस प्रकार जो है स्वयं, पहली बार हुआ कि कोई मुख्यमंत्री इतने लंबे दूर तक जो है उन्होंने स्वयं राफ्टिंग की और साहसिक पर्यटन को जो है बढ़ावा देने के लिए बहुत शानदार मैसेज माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने दिया। तो हम पर्यटन के माध्यम से और अन्य माध्यम से, स्वरोजगार के माध्यम से उत्तराखंड के युवाओं को उत्तराखंड में जो है रोजगार देने का काम कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में पर्यटन को जो। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्लेन क्रैश हादसे में जान गंवाने वाले दिवंगत एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अस्थियों का देश की तमाम धर्म नगरियों में विसर्जन किया जा रहा है। इस क्रम में हरिद्वार में अस्थि विसर्जन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वीआईपी घाट पर एनसीपी की यूथ विंग और राष्ट्रीय युवक कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ताओं ने विधि विधान के साथ अजित पवार की अस्थियों का गंगा में विसर्जन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा ने बताया कि अजित पवार की अस्थियों का विसर्जन हरिद्वार के साथ साथ काशी, रामेश्वरम, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश समेत देश के कई पवित्र स्थलों की नदियों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने और उन्हें योगदान को स्मरण करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे और उनकी शख्सियत पूरे हिंदुस्तान में उनको मानने वाले लोग थे। सब लोगों की ये अपेक्षा थी, जो लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो पाए थे, वो चाहते थे कि उनको एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जा सके। इसलिए हम लोगों ने परिवार से निवेदन किया और उनकी अस्थियों को हिंदुस्तान के सभी पवित्र नदियों में प्रवाहित करने के लिए राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ने फैसला किया। आज हम लोगों ने शुरुआत हरिद्वार से की है, इसके बाद काशी जाएंगे, इसके बाद प्रयागराज जाएंगे, इसके बाद मां नर्मदा में उनकी अस्थियों को प्रवाहित किया जाएगा, इसके बाद रामेश्वरम जाया जाएगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी पवित्र नदियां हैं उनमें उनको प्रवाहित करने का काम राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस करेगी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी विधायक भरत चौधरी का कहना है कि इस बार का बजट बेहद खास रहा है, जिसमें हर वर्ग के व्यक्ति के लिए सोचा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बजट में विकसित भारत की परिकल्पना दिखती है। उन्होंने उत्तराखंड के लिए इस बजट को बेहद खास बजट बताया है। साथ ही भरत चौधरी ने जंगली जानवरों के बढ़ते आतंक के साथ ही राज्य के तमाम विषयों को लेकर भी हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत की है।
रुद्रप्रयाग से भाजपा विधायक भरत चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह का बजट रहा इस बार, कितना कुछ खास आप मानते भी हैं इस बजट को, और उत्तराखंड के लिहाज से किस तरह देखते हैं आप इस बजट को? देखिए, इस बार का जो बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने संसद में पेश किया, उसको आप कह सकते हैं कि वो मोदी मैजिक है। नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत की एक संकल्पना की है, जिसका कि डेट जो है वो 2047 उन्होंने बताई है कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र का स्वरूप लेगा, और उस दिशा में कुछ दूरगामी कदम उठाए जाने नितांत आवश्यक थे। उसके लिए बड़े वित्तीय अनुशासन की आवश्यकता थी। आप देखेंगे कि किसी तरह की कोई पॉपुलिस्ट योजना बजट में, जिस तरह से लोग कयास लगा रहे थे कि चुनावी राज्यों के लिए पॉपुलिस्ट बजट तैयार होगा, ये किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए जो विकसित भारत की संकल्पना है, उसकी आधारशिला के रूप में इस बजट को हम देख सकते हैं। समाज के हर वर्ग को, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, और ख़ास तौर पे जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके लिए ये बजट बहुत ही सुकून देने वाला है, जिसके दूरगामी परिणाम निकलेंगे। अगर आप तत्कालिक रूप से देखो, बेशक किसी को ये लग सकता है कि उनके लिए कुछ विशेष इसमें नहीं है, लेकिन अगर आप उसके दूरगामी परिणाम देखेंगे तो हर वर्ग को टच करके एक समावेशी बजट तैयार करने की कोशिश की गई है। उत्तराखंड का जहाँ तक प्रश्न है, 1600 करोड़ रुपए उत्तराखंड को जो है अतिरिक्त मिलने की संभावना है। जो उसके अलावा बहुत सारी परियोजनाएं हैं, चाहे वो रेल को लेकर के हों, सड़क नेटवर्क को लेकर के हों। तो उत्तराखंड के प्रति तो वैसे भी प्रधानमंत्री जी का दृष्टिकोण बहुत ही उदार हमेशा से रहा है। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत रोड कनेक्टिविटी में बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। जो जल जीवन मिशन के अंदर बहुत सारी योजनाएं ऐसी थी जिन पे धन का अभाव था और लोगों का भुगतान नहीं हो पा रहा था, तो इस बजट के आने से उनके चेहरों पर भी एक मुस्कुराहट है कि जल जीवन मिशन के जो अवशेष देय हैं वो भी पूरे कर लिए जाएंगे। लेकिन सर, बीबीजी रामजी योजना आप लोग लेकर के आए, इसका कितना फायदा आप लोग मान रहे हैं कि इससे होगा? क्योंकि विपक्ष तो इस योजना को विफल योजना बता रहा है आपकी। देखिए, विपक्ष का ये चरित्र कुछ सालों से बन गया है। वो विरोध के लिए विरोध करते हैं। उनका विरोध कभी भी मेरिट पे नहीं होता है। अगर आप मनरेगा और बीबीजी रामजी योजना का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, अगर तुलनात्मक अध्ययन आप करेंगे, तो आप देखेंगे कि पहले मनरेगा में केंद्रीय स्तर पर योजनाएं बनती थी और वो धरातल पे कई जगह बिल्कुल ही अप्रासंगिक होती थी, निरर्थक होती थी और करोड़ों रुपए जो है सरकार का उसमें जाया हो जाता था। बीबीजी रामजी जो योजना है, उसमें जितने भी योजनाएं बनेंगी वो ग्राम सभा के स्तर पे बनेंगी, अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बनेगी। जिस चीज़ की आवश्यकता ग्राम पंचायतों में होगी उसी के लिए योजना बनेगी। 100 दिन के बजाय 125 दिन इसमें कर दिए गए हैं। इसमें जो दिहाड़ी है उसको भी बढ़ा दिया गया है। उसके अलावा सच्चे मायनों में जो गारंटी योजना है वो अब शुरू होगी, क्योंकि इसमें ये भी गारंटी दी गई है कि अगर किसी को 125 दिन का रोज़गार नहीं मिलता है तो वो उसको कंपेंसेट किया जाएगा, क्षतिपूर्ति उसको दी जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और ग्रामीण क्षेत्र में जो श्रमजीवी तबका है
उसके लिए ये एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। सर, जंगली जानवरों का आतंक भी लगातार जारी है, उस पर किस तरह से कंट्रोल आप लोग कर रहे हैं? किस तरह की योजनाएं बनाई जा रही हैं कि जंगली जानवरों के हमले से थोड़ा जो नुकसान जिस तरह से देखा जाता होता है उससे निजात मिल सके लोगों को? देखिए, जो जंगली जानवरों और मनुष्यों के बीच कॉन्फ्लिक्ट का जो सिलसिला पिछले कुछ सालों में शुरू हुआ है, उसको मिनिमाइज करने के लिए उसको पूरी तरह से रोक पाना कभी भी संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जंगली जानवर किसी के नियंत्रण में नहीं होते हैं। लेकिन उसको कम से कम किया जाए, उसको न्यूनतम स्तर तक लाया जाए, उसके लिए जो सबसे पहला कदम सरकार ने उठाया है, जो जंगलों के आसपास के गांव हैं उन लोगों में एक जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। ये इंश्योर किया गया है कि ऐसे समय पे, जबकि जो कि सबसे वल्नरेबल होता है, चाहे वो शाम का समय हो चाहे सुबह का समय हो, उस समय में लोग कम से कम बाहर अकेले बाहर ना निकलें। शौच इत्यादि के लिए घर के अंदर ही शौचालय लगभग बन करके तैयार हो चुके हैं, उनका उपयोग करने के लोगों को निर्देश दिए गए हैं। और बच्चों को जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, उनको ये कहा गया है कि वो अकेले मूवमेंट न करें। जब भी जाएं तो एक समूह बना करके जाएं, और जहां बच्चे बहुत छोटे हैं वहां उनके साथ कोई न कोई अभिभावक साथ में रहे। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिस की वजह से अगर लोग जागरूक हो गए तो बहुत हद तक इस कॉन्फ्लिक्ट से बचा जा सकता है। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। भरत चौधरी जी हमारे साथ थे, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा विधानसभा क्षेत्र में उद्योग व्यापार मंडल चुनाव में प्रत्याशियों के बीच भारी हंगामा हो गया। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि उप जिलाधिकारी ने खुद मोर्चा संभाला। प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों ने मतगणना को स्थगित कर दिया और शेष बची 3 मतपेटियों को मतगणना स्थल के एक कमरे में रखकर सील कर दिया गया। फिलहाल तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए मतगणना स्थल और नगर के मुख्य मार्गों पर प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए हैं। ये कहूँगा कि प्रशासन कहता है ऊपर से फोन आया और चुनाव कैंसिल कराना है। चुनाव समिति पे दबाव बनाया और चुनाव समिति के सारे लोग चाहते थे कि काउंटिंग हो, लेकिन कांग्रेस समर्थित या जो निर्दलीय थे वो चुनाव जीत रहे थे और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ाए थे वो हार रहे थे। इसलिए जो है जबरन ये चुनाव कैंसिल कराया गया। ये लोकतंत्र की हत्या की प्राथमिकता है जो स्पष्ट आज दिखी है। प्रशासनिक अमला जो यहाँ आया था वो वही प्रशासनिक अमला है जो परसों जो है अशोक फार्म में बिना किसी सरकारी आदेश के, बिना कोर्ट के आदेश के भूमाफियाओं के साथ जमीन जुतवा रहा था। और मैंने खुलेआम यहाँ के उपजिलाधिकारी और प्रशासन को कहा है कि सरकार बदलेगी तो जो तुमने किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर देंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और इस बात को मैं आज फिर आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, ये भ्रष्ट अधिकारी हैं, ये इसी उत्तराखंड में नौकरी करेंगे, लेकिन जब सरकार बदलेगी, समय बदलेगा, इन्होंने जो पाप किया है उसकी सजा इन्हें हम जरूर देंगे। जो है निर्णय चुनाव समिति जो संचालन समिति है उसने निर्णय लिया कि क्योंकि सिचुएशन थोड़ा आउट ऑफ हैंड पे जा रही थी और प्रॉपर व्यवस्थाएं भी नहीं थी, तो इसी वजह से अभी के लिए उन्होंने मतगणना रोकने का डिसीजन लिया। जैसा कि सुनने में आया है कि व्यापार मंडल की जो संचालन समिति है उसके द्वारा कई बार शिकायत करने के बाद भी जो प्रत्याशी हैं वो सारे प्रत्याशी ने इसमें शिकायत दर्ज करा रहे थे कि चुनाव में धांधली हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव संचालन समिति द्वारा उनकी एक भी नहीं सुनी गई, जिसका प्रति उनमें आक्रोश भी था। और उसके बाद जब काउंटिंग स्टार्ट भी हो गई, उनका मतलब उनको भी लगा कि चलो जो भी हुआ सो हुआ, उसमें भी वोटों की गिनती में बड़ा कोई परिवर्तन आ रहा था, जिस वजह से इतना सब ये तमाशा हुआ है। और इसमें तथाकथित कुछ कांग्रेस के नेताओं का भी एक हाथ है कि जो चाहते हैं शहर में बदअमनी हो, और उसके लिए उन लोगों ने पूरा प्रयास किया। तो हम कहना चाहते हैं कि व्यापार मंडल का एक छोटा सा चुनाव है, इसमें इस तरीके की हरकत जो कांग्रेस के द्वारा की गई वो नहीं करनी चाहिए थी। आज का चुनाव ना इतिहास का खटीमा सबसे गंदा चुनाव हुआ है। शुरू से ही सुबह से धांधली और
गुंडागर्दी, मैं दिन भर इनसे लड़ता रहा। एक सुनियोजित तरीके से मैं प्रत्याशी था, सुनियोजित तरीके से मुझे हराने के लिए उन्होंने दिन भर प्रयास किए और मैं दिन भर धांधली, ऐसा चुनाव जो व्यापारी चुनाव, इसमें रिक्शा वाले तांगे वालों से वोट डलवा दिए, लड़कियों जो स्कूल में पढ़े बच्चियाँ थी उनके वोट से डलवा दिए। मैं रोकता रहा, गुंडागर्दी करते रहे और जब उसके बावजूद भी ये नहीं रोक पा रहे थे तो इन्होंने काउंटिंग में बवाल किया और वोट गायब किए। अभी सिर्फ कोषाध्यक्ष की काउंटिंग हुई, उसमें वोट गायब कर रखे इन्होंने, यहाँ चुनाव संचालन समिति के लोगों ने। अगर उसके बाद महामंत्री और जब मेरे अध्यक्ष की काउंटिंग होती तो मुझे उम्मीद थी कि ये 200-250 वोटों का इन्होंने अंतर अभी भी कर रखा है, वोट गायब करके। उसका हमने आरोप लगाया, धांधली का आरोप लगाया और धांधली का आरोप में जब ये पकड़े गए, वोट काउंटिंग जितनी मतगणना हुई थी उससे जितने वोट पड़े थे मतगणना टाइम उससे कम निकल रहे हैं। गुंडागर्दी करी है बाहर के लोगों ने आके, जिनका कोई व्यापार मंडल से लेना देना नहीं था। निष्पक्ष चुनाव चल रहे थे। भाई साहब, मैंने इतने 6 साल से मेहनत करी है, पब्लिक मुझे पसंद कर रही है, तो मैंने पब्लिक के लिए काम करा है। मैंने मेहनत करी है। इन्होंने क्या करा, 25 दिन आए पहले चुनाव लड़ने के लिए आ गए, तो क्या चुनाव जीत जाएंगे क्या? मैंने 6 साल से मेहनत करी है, अपना काम करा है, लोगों पब्लिक के लिए काम करा। आज ये हारने के कगार में, तो ये खुलेआम गुंडागर्दी, खुलेआम नहीं, पता नहीं कौन लोग हैं। और मैं मतलब जबरदस्ती इस तरह की हरकतें करना, बाहर के व्यापार मंडल से इन लोगों को क्या लेना देना? भाई हमारे व्यापारी को चुनाव है, व्यापार मंडल में राजनीति का क्या मतलब होता है? बिल्कुल गलत है, मैं इसका विरोध करता हूँ। मैंने मेहनत करी है, 6 साल से मेहनत कर रहा हूँ, 25 दिन। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। विकासनगर में तेज रफ्तार और लापरवाही के चलते सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि नशे में धुत कार चालक ने हाई स्पीड में 2 गाड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी। यह हादसा देहरादून में पांवटा साहिब जाने वाले नवनिर्मित नेशनल हाईवे पर हुआ। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। भाजपुर में घने कोहरे के चलते सड़क किनारे खड़ी एक कार पर ट्रक पलट गया। हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्रेन और जेसीबी की मदद से काफी मशक्कत के बाद कार के ऊपर से ट्रक को हटाया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो सूचना मिली लगभग 8, साढ़े 8, 9 बजे के करीब कि एक एक्सीडेंट हुआ है जो दोरहाई से केलाखेड़ा जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है, उस पर एक्सीडेंट हुआ है। इस पर पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और वहां पर जो पलटा हुआ उसमें देखा गया कि जो एक भूसे का ट्रक है वो एक अनियंत्रित होकर एक गाड़ी के ऊपर पलटा हुआ है, जिसमें जेसीबी के माध्यम से उस गाड़ी को निकाला गया। उसमें जो व्यक्ति था, एक नाजिम नाम का व्यक्ति था, उस व्यक्ति को रेस्क्यू किया गया और तुरंत हॉस्पिटल भिजवाया गया, जिसमें ये बाद में ज्ञात हुआ कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। फिर पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए जो घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और अभी इसमें जांच जारी है। ये देख रहे हैं कि इसमें जो एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट का कारण क्या रहा। सर उसमें हम अभी जो है, अभी तो फिलहाल हम जो एक्सीडेंट वाला है वो सारी चीज़ें देखी है, इस बारे में जानकारी कर ली जाएगी कि किसकी गाड़ी है। फिलहाल जो व्यक्ति था उसके अंदर वो नाजिम था और भाजपुर का रहने वाला था। विकासनगर के ढालीपुर क्षेत्र से चोरी और दरिंदगी का मामला सामने आया है, जहां चोरों ने दुकान में चोरी करने के साथ ही अंदर सो रहे व्यापारी पर हमला बोल दिया। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। दुकान में सो रहे व्यापारी पर चोरों ने हमला किया और वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। आनन फानन में लोगों ने पुलिस और परिजनों को सूचना दी। घायल व्यापारी को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। मामले में पीड़ित के भाई की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस संबंध में श्री रोशनलाल बत्रा द्वारा थाना विकासनगर में एक तहरीर दी गई है कि उनके भाई, क्योंकि ढालीपुर में जिनकी दुकान है, रात्रि में अपनी दुकान पर सोए हुए थे। पीछे से अज्ञात अभियुक्तों द्वारा घुसकर उनके संग जानलेवा हमला कर उनकी दुकान से 2000 रुपये लगभग की चोरी की गई है। इस संबंध में थाना विकासनगर में पंजीकृत कर दिया गया है। इस संबंध में हमारे द्वारा घटना के अनावरण के लिए टीमें गठित की गई हैं। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाए। कितना लोग जो क्या आशंका, पुलिस के सीसीटीवी फुटेज वगैरह? हाँ जी, इसके अतिरिक्त हमारे सीसीटीवी फुटेज तो खंगाल ही दी है। इसके अतिरिक्त अन्य जानकारी भी की जा रही है। नहीं, अभी नाम तो किसी का प्रकाश में नहीं आया, लेकिन शीघ्र इसका खुलासा किया।
पर हमला करके चोरों ने घटना को अंजाम दिया है, जहां ढालनवाला क्षेत्र में चोरी की घटना घटी है, जिसमें एक व्यापारी पर हमला किया गया, जिससे कि गंभीर रूप से व्यापारी घायल हुआ है। व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। आपको बताते हैं कि दुकान में सो रहे व्यापारी पर पहले चोरों ने हमला किया, उसके बाद चोरी की घटना को अंजाम दिया। ऐसे में परिजनों को जब इस पूरी वारदात की भनक लगी तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। इसी के साथ साथ पुलिस ने भी पूरा मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। वहीं व्यापारी की हालत गंभीर बताई जा रही है, जहां अस्पताल में व्यापारी का इलाज चल रहा है। लगातार पुलिस भी इस पूरे मामले में कार्रवाई करती नजर आ रही है, एक्शन लिए जा रहे हैं। दुकान में सो रहे व्यापारी को बेरहमी से पहले पीटा गया और फिर पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। व्यापारी की दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। इसी के चलते व्यापारी को गंभीर चोटें भी आई हैं, तो व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी के साथ साथ पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस ने भी पूरे खबर पर पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।